प्रिय छात्रों, निर्माण आईएएस संस्थान यूपीएससी 2023 व 2024 के प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आप सबके लिए बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर श्रृंखला लेकर आ रही है, जो प्रतिदिन के समसामयिक प्रश्नों के साथ सामान्य अध्ययन के अलग अलग विषयों संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्नों को कवर करेगा। ये कार्यक्रम प्रतिदिन शाम 8 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अपने अनुभव और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से भेज सकते हैं। निर्माण आईएएस की इस एमसीक्यू सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है और मैं विश्वजीत तिवारी इस एमसीक्यू सीरीज के माध्यम से आप लोगों को पिछले एक साल का करंट अफेयर, इंडिया और वर्ल्ड की मैपिंग और उसके साथ साथ क्रूशियल एलिमिनेशन टेक्निक बताते हैं। आप सभी जानते हैं कि कितना भी पढ़ के जाए एग्जाम हॉल में, जब आप प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए किसी के हॉल में पहुंचते हैं तो वहां पर आप 30-35 क्वेश्चन करने के बाद आपको लगता है कि बाकी क्वेश्चन आपको समझ ही नहीं आ रहे हैं। ऐसे में जबकि आपको कम से कम 50 के आसपास सही करने, कम करते हुए भी 45 तक मिनिमम सही करने, तो 45 सही करने के लिए आपको 70 कभी 80 उससे भी अधिक अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। तो जो आप 35 के बाद का अटेम्प्ट करते हैं, उस अटेम्प्ट में एलिमिनेशन टेक्निक की रोल बहुत बड़ी होती है। अगर आपको एलिमिनेशन टेक्निक नहीं आता है, क्रूशियल एलिमिनेशन टेक्निक अगर नहीं आता है, तो आप संभवतः यूपीएससी के प्रीलिम्स के एग्जाम को मिस कर सकते हैं। तो इस सेशन में मेरी और हमारे निर्माण आईएएस की टीम सबसे बड़ी भूमिका यही है कि हम आपको एग्जाम हॉल के लिए एलिमिनेशन टेक्निक सिखाने का प्रयास करें। ठीक है, तो आइए सेशन को शुरू करते हैं। और आज का जो सेशन है, इसमें हमने आपको बेसिकली थोड़ा सावधान करने के लिए क्वेश्चनों का चयन किया है। लोगों ने क्वेश्चन सेट किए हैं कि आप थोड़े सावधान भी रहें। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या सावधानी आपको देखनी है। प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल का मतलब है आईपीसीसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब स्टेटमेंट है, इसकी आकलन रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन के सामाजिक आर्थिक आकलन को शामिल किया जाता है। अब कहा जा रहा है कि आईपीसीसी, हम सभी जानते हैं कि आईपीसीसी बेसिकली जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में रिपोर्ट जारी करती है और अभी आईपीसीसी की 6ठी रिपोर्ट पिछले साल आई थी। तो ऐसे में जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में आईपीसीसी जब रिपोर्ट जारी करती है तो वह पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि सामाजिक और आर्थिक आकलन को उसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट क्या है कि यह यूएनएफसीसीसी, यहां देखिए यूएनएफसीसीसी इसके तहत काम करता है। अब यहां पर आपको एक जानकारी है कि आईपीसीसी किसके अंदर काम करता है, यूएनएफसीसी के तहत काम करता है, जो ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव पर वैज्ञानिक साक्ष्य के लिए शीर्ष निर्णय करता। अब यहां पर एक निश्चित जानकारी दे दी गई कि आईपीसीसी किसी एक संस्था के अंतर्गत काम करता है। अब यहां पर जब भी आप हमारे पीछे के लेक्चर्स को देखते हैं तो आपको पता हो जाता है, जहां भी निश्चित तथ्य दिखे तुरंत उसको समझ लेना है कि यहां पर संभावित गलत हो सकता है। तो यहां पर यूएनएफसीसी के तहत काम करता है, यह गलत होने की संभावना है। हो सकता है कि यूएनएफसीसी के अलावे किसी और संस्था के अंतर्गत काम कर रहा हो। ठीक है, या यह भी हो सकता है कि आईपीसीसी स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा हो। ठीक है, तो एक यहां पर गलत होने की संभावना है। थर्ड पे आते हैं, इसकी सदस्यता केवल, यहां देखिए ये तो खैर आप लोग अपडेट होंगे कि जैसे ही कोई हार्डकोर स्टेटमेंट आ गया, यहां दिख रहा है केवल संयुक्त राष्ट्र और डब्ल्यूएमओ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देशों के लिए खुली है। केवल इन्हीं के जो मेंबर देश हैं वही आईपीसीसी के मेंबर बन सकते हैं। यह थर्ड स्टेटमेंट ऐसा। तो यहां पर आप लोगों ने जो बेसिक एलिमिनेशन टेक्निक जाना है, उसी में आपको बताया जाता है कि जैसे ही सिर्फ केवल ऐसे कुछ शब्द आ जाए तो वहां पर गलत होने की संभावना अधिक होती है। ठीक है, आइए अगला स्टेटमेंट। यह अपनी रिपोर्ट में परिणामों को अंतिम रूप देने के लिए अपने स्वयं के अनुसंधान करता है। अब यहां पर कह रहा है कि आईपीसीसी स्वयं के रिसर्च से अपना परिणाम देता है, वह किसी और संस्था का जो रिपोर्ट आता है उसको कंसीडर नहीं करता।
तो जैसे ही अपनी रिपोर्ट में अंतिम रूप देने के लिए स्वयं के अनुसंधान, तो अब यहां पर तो पहली बात तो ये हो गई कि क्या आईपीसीसी स्वयं रिसर्च करता है या आईपीसीसी सिर्फ एक रिपोर्ट मेकिंग बॉडी है जो अनेक अलग अलग संस्थाओं से, एनजीओ से रिपोर्ट लेकर के, उनके रिसर्च पेपर को लेकर के अपना एक रिपोर्ट। ठीक है, तो यहां पर यह भी एक चौथा स्टेटमेंट भी संभावित गलत होने के लिए ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, अब चलिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। जैसे ही सत्य, असत्य या सही गलत या उसको घेर देना है, ये तो आप सभी को पता है। ठीक है, तो आइए अब इसको देखते हैं कहां गलत हो सकता है। अब पहला स्टेटमेंट कि इसकी आकलन में जलवायु परिवर्तन के सामाजिक आर्थिक आकलन को शामिल किया जाता है। यह स्टेटमेंट एक साधारण सा स्टेटमेंट है। यह कहता है कि इसके आईपीसीसी के रिपोर्ट में सामाजिक आर्थिक कारणों को भी शामिल किया जाए। अरे भाई, अगर आईपीसीसी कह रहा है कि हिमालय के जो ग्लेशियर है वो पिघल रहे हैं, पिघलने के पीछे का सामाजिक आर्थिक कारण भी वो बता सकता है। पिघलने का कारण जब वो बता रहा है तो हो सकता है समाज की कुछ कार्यवाहियां हो, समाज की कुछ कोई कार्य हो जिससे कि वहां पर प्रभाव पड़ रहा हो हिमालयन ग्लेशियर पर, तो ये तो बताया ही जा सकता है। कोई ऐसी आर्थिक गतिविधियां वहां चल रही हो जिससे कि हिमालयन ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो सामाजिक आर्थिक कारक तो बताएगा ही। और बेसिकली दुनिया में जो भी ग्लोबल वार्मिंग या जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, उसके पीछे सामाजिक आर्थिक कारण ही तो जिम्मेदार है। तो आईपीसीसी जब अपनी रिपोर्ट बता रहा है तो उसमें सामाजिक आर्थिक कारणों को तो अवश्य ही बताएगा। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट में हमें कोई भी निगेटिव चीज नहीं दिखी, तो इसका मतलब है कि पहला स्टेटमेंट मैक्सिमम केस में सही होगा। अब जैसे पहला स्टेटमेंट सही है तो हम लोगों को कौन सा है, इसका मतलब है कि वैसे भी चारों ऑप्शन में एक है, पहला तो निश्चित रूप से सही है। अब आते हैं कि यूएनएफसीसी के तहत काम करता है जो ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव पर वैज्ञानिक साक्ष्य के लिए शीर्ष निर्णय करता संगठन। देखिए, थोड़ा सा सजगता जरूरी है। जैसे जो बहुत ही फेमस ऑर्गेनाइजेशन जैसे आईपीसी, यूएनएफसीसी, डब्ल्यूएमओ हो गया, या यूनाइटेड नेशन से जो भी यूएनईपी या यूएनडीपी जैसी संस्थाएं हो गई जो कि जलवायु परिवर्तन से या फिर बेसिकली पर्यावरण से संबंधित, इन संस्थाओं के बारे में आपके पास डीप अध्ययन, गहन अध्ययन, एक ऐसी अध्ययन होनी चाहिए जिसमें कि आपको तथ्यों को देखते ही आप आसानी से इसको बता दें कि यह तथ्य सही है या गलत। क्योंकि इतना उम्मीद जरूर किया जाएगा, जब ग्लोबल वार्मिंग एक वैश्विक समस्या है, भारत सहित पूरी दुनिया इससे जूझ रही है, जुड़े हुए संस्थाओं से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वे प्रश्न बहुत ही मुश्किल बना के पूछे। हालांकि वहां पर भी यूपीएससी एलिमिनेशन देता है, क्लू देता है उसको सही करने के लिए, लेकिन आपको उसकी गहन जानकारी अवश्य। ठीक है, आइए इसको देख लेते हैं। देखिए, यहां पर जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल का फुल फॉर्म है जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान के आकलन के लिए अंतरराष्ट्रीय निकाय है। इसकी स्थापना कब हुई, सब जानकारी आपको होनी चाहिए। 1988 में आईपीसीसी की स्थापना हुई। ठीक है, और यहां पर आप सभी लोग अगर थोड़ी सी भी जानकारी रखते हो तो आपको पता होगा कि यूएनएफसीसी की स्थापना कब हुई थी। यूएनएफसीसी की स्थापना 1992 के 1992 के रियो समिट के आउटकम में से एक था। ठीक है, रियो समिट के आउटकम में जो 3 संस्थाएं थी उनमें से एक संस्था थी यूएनएफसीसीसी। तो ये अगर ये संस्था 1982 के बाद बनी है और आईपीसीसी 1988 में बन गई, तो जाहिर सी बात है कि आईपीसीसी इसके यूएनएफसीसी के अंदर काम नहीं कर रही। ठीक है, और वैसे भी हमने इसको आपको समझा दिया था कि तहत काम करता है। जैसे इस संस्था का नाम आया वहां पर आपको एलिमिनेशन कर लेना है कि यह गलत होने की लिए संभावित है। तो 1988 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी डब्ल्यूएमओ, हाँ, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसका मतलब है कि डब्ल्यूएमओ प्लस यूएनईपी, वर्ल्ड यूएनईपी, इनके द्वारा, दोनों के द्वारा ज्वाइंट रूप से मिल करके आईपीसीसी की स्थापना कब की गई थी, 1988।
और ये क्या करता है, या ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव पर वैज्ञानिक साक्ष्य के लिए शीर्ष निर्णयकर्ता संस्था है आईपीसीसी। और इसके भागीदारी क्या होती है, इसमें कौन देश मेंबर हो सकते हैं, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र और डब्ल्यूएमओ के सभी सदस्य देश इसके लिए मेंबर बन सकते हैं। अगर आप डब्ल्यूएमओ के मेंबर हैं या यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं तो आप आईपीसीसी के मेंबर बन सकते हैं। तो यहां पर ये सेकंड अगर गलत हो गया तो हमारा ये ऑप्शन गायब हो गया और ये ऑप्शन गायब हो गया। अब हमारे पास 1, 3 एंड 1, 3, 4, इसका मतलब है कि 3 तो निश्चित रूप से सही है। अब हमें सिर्फ 4 के बारे में सोचना। यह अपने रिपोर्ट के परिणामों को अंतिम रूप देने के लिए स्वयं के अनुसंधान, ध्यान ये रखना है कि आईपीसीसी स्वयं के अनुसंधान पर नहीं बल्कि यह डब्ल्यूएमओ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूएनईपी के यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के रिसर्च पर काम करता है। ठीक है, तो ये स्वयं रिसर्च बहुत बड़ा नहीं करता है, बल्कि इनके जो रिसर्च होते हैं या अन्य जो दुनिया के एनजीओ हैं उनके रिसर्च को लेकर के रिपोर्ट जारी। ठीक है, तो इस तरीके से चौथा ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया और हमारा आंसर हो गया 1 एंड। अब इस प्रश्न में हमने इलिमिनेशन के लिए आपको स्कोप दिया, यूपीएससी भी देता है, लेकिन यूपीएससी हर बार देता है ऐसा जरूरी नहीं होगा। इन्वायरमेंट के लिए जो वैश्विक संस्थाएं हैं उनको आपको बहुत ही बढ़िया से तैयार जरूर कर। आइए आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए, कन्वेंशन ऑन लॉन्ग रेंज ट्रांस बाउंड्री पॉल्यूशन, इसके संदर्भ में संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये पहला स्टेटमेंट है, देखिए यहां पर जानना जरूरी है, कह रहे हैं कि कन्वेंशन ऑन लॉन्ग रेंज ट्रांस बाउंड्री पॉल्यूशन, अगर एक देश से दूसरे देश में पॉल्यूशन ट्रांसफर हो जा रहा है लॉन्ग रेंज में, तो उसके संदर्भ में ये क्या है, कन्वेंशन। अब पहला है कि पीओपी पर्टिकुलेट मैटर के बारे में बात कह रहा है, जो सबसे सूक्ष्म कण होते हैं, धूल कण के जैसे एकदम महीन कण, पर इस पर यूरोप के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग द्वारा अपनाई गई प्रोटोकॉल को ये फॉलो करता है। सेकंड स्टेटमेंट, इस प्रोटोकॉल के तहत एल्ड्रिन, कोलोड्रेकोन, ट्राइड्रिन, एंड्रिन और ये बहुत सारे नाम दिए गए हैं कि इनके उत्पाद और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यह प्रोटोकॉल क्या कहता है, इन कुछ उत्पादों के उत्पादन और उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है। क्यों, क्योंकि ये पर्यावरण में बहुत छोटे सूक्ष्म पॉल्यूशन या पॉल्यूटेड कणों को रिलीज करता है। थर्ड स्टेटमेंट, इस प्रोटोकॉल का परम उद्देश्य पर्यावरण के लिए क्योपी के किसी भी बहाव, उत्सर्जन और नुकसान को खत्म करना। अब देखिए थर्ड स्टेटमेंट अगर आप पढ़ेंगे, थर्ड स्टेटमेंट में आपको कहीं से कोई भी गलत नहीं दिखेगा। क्यों, क्योंकि कह रहे हैं कि यह प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है कि पर्यावरण के लिए कोई भी जो हानिकारक सूक्ष्म कण है उनके बहाव को, उनके उत्सर्जन को और उनके नुकसान को कम करने का प्रयास कर, और कह रहा निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान की। तो तीसरा अगर सही है तो केवल 2 और केवल 1, ये तो दोनों गायब हो गए। अब हमारे पास इसका मतलब है कि हम कम से कम 50% के आसपास पहुंच गए। देखिए एक सिंपल सी जानकारी भी अगर आप नहीं भी जानते हैं, इसमें से मैंने पहले और सेकंड स्टेटमेंट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, थर्ड स्टेटमेंट को मैंने पढ़ा और थर्ड स्टेटमेंट एकदम जनरल और कॉमन स्टेटमेंट था, और उससे मुझे यह समझ में आ गया कि कोई भी प्रोटोकॉल जो कि सूक्ष्म कण जैसे कि प्रदूषक कण होते हैं उनको रोकने के लिए प्रयास करेगा, तो उसका उद्देश्य क्या होगा कि वह उनके बहाव को, उनके उत्सर्जन को और उनके नुकसान को खत्म करे। यही होगा ना, यही उद्देश्य होगा और ये होना ही चाहिए। तो अगर जैसे ही हमने इसको सही कहा कि हाँ ये तो एक बेसिक सी स्टेटमेंट, सिर्फ इस 3 को सही करके हम 2 ऑप्शंस को इलिमिनेट करने में सफल होंगे। इसका मतलब है कि हमारे पास अब सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट हैं और अब हम
50% के आसपास हमारे सही होने की संभावना। और अगर आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए हैं तो एग्जाम हॉल में आप उस ऑप्शन को जरूर सही करेंगे, उसको जरूर टिक करके आएंगे, क्योंकि यहां पर मैक्सिमम रूप से सही होने की संभावना होती है और आपको यहां पर रिस्क लेना होगा। ठीक है, तो चलिए ये तो हम पहुंच गए 50% के पास। अब ऊपर के 2 देख लेते हैं। यहां देखिए एक सुझाव है कि जब भी यूपीएससी ऐसे बहुत सारे नाम देता है, जैसे कि यहां पर देखिए एल्ड्रिन, कोलोड्रेन, कोलोड्रेकॉन, ड्राइड्रिन, एंड्रिन, ऐसे बहुत सारे नाम दिए गए हैं। हाँ, यूपीएससी देता है, कभी कभी हालांकि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन यूपीएससी देता है। और हम लोग का क्वेश्चन बनाने का पैटर्न भी यही है कि हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही देकर के उसी के अकॉर्डिंग अपने करते हैं। तो ऐसे में अगर यूपीएससी ने इतने सारे नाम दिए हैं तो ये आपके लिए एक जानकारी है कि उसमें से 1 या 2 नाम गलत दिए रहते हैं। ये आपके लिए जानकारी है। यहां पर कितने गलत है या सही है ये मैंने अभी नहीं बता रहा हूं। यहां पर आइए देख लेते हैं क्या स्टेटमेंट में कि 1988 को आरहुस डेनमार्क में यूरोप के लिए, बेसिकली यूरोप के लिए ही इस कन्वेंशन, इस प्रोटोकॉल को अंगीकार किया गया था। और इसके तहत ये सभी जो प्लास्टिक या केमिकल के छोटे टुकड़े हैं, धूलकण हैं, उनके उत्पादन और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है पर्यावरण के लिए किसी भी बहाव, उत्सर्जन और नुकसान को खत्म करना, जो कि एक सिंपल सा स्टेटमेंट था। तो हमें इसके बारे में जानकारी हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि ये जो कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑन लॉन्ग रेंज ट्रांस बाउंड्री पॉल्यूशन, यह तभी पूछा जाएगा जब लॉन्ग रेंज इससे जुड़ा हुआ कोई मुद्दा अभी चर्चा में रहेगा। जैसे कभी कभी क्या होता है कि धूलकण का कोई सीजन होता है और पाकिस्तान से हमें पता चलता है कि पाकिस्तान से हवाओं के माध्यम से, धूलकण के माध्यम से भारत में पॉल्यूशन बढ़ गया। जैसे जब जाड़े का मौसम होता है तो जाड़े के मौसम में उधर से हवाएं चलती हैं तो बहुत सारे धूलकण पाकिस्तान या उससे भी आगे से धूलकण हवाओं के माध्यम से भारत में आ जाते हैं और भारत में जो प्रदूषण है, प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। तो ऐसे में ऐसे जो कन्वेंशन होते हैं जो कि धूलकण के एक देश से दूसरे देश में ट्रांसफर से जुड़े होते हैं, ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं, उनपे प्रश्न पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है। तो जाड़े में हमारे यहाँ अक्सर ऐसा होता है। ठीक है, अब इसके बारे में जानकारी ये है कि आप 50% पे पहुंचे हैं, आपको रिस्क लेना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सारी जानकारी आपको होगी, ठीक है, लेकिन रिस्क लेना है। और यहाँ पे बेसिकली तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। आपको एग्जाम हॉल में तीनों सही मिलेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन एक स्टेटमेंट, मतलब इसके माध्यम से मैं ये बताना चाहता कि बिना जानकारी के भी आप 50% ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, एक बेसिक सा स्टेटमेंट को। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए ये स्टेटमेंट है और ये पूछे जाने के लिए बहुत अधिक संभावित। कोरोना काल के बाद से लगातार मेडिकल का जो एरिया है, इससे जुड़े हुए जो नियामकीय संस्थाएं हैं, इससे जुड़े हुए जो रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके बारे में प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक बढ़ गई है। यहां पर है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, DCGI। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें या चर्चा करें। आइए देखते हैं। यह ड्रग एनालिस्ट को प्रशिक्षित करता है। अब ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया क्या ड्रग एनालिस्ट को प्रशिक्षित करता है? एनालिस्ट का मतलब जो ड्रग पर, दवाओं पर एनालिसिस। ठीक है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, यह दवाओं की गुणवत्ता के संबंध में किसी भी विवाद के मामले में अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है। अब भाई ये दवाओं के लिए रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहां अगर विवाद होगा तो यहां तो अपील किया ही जा सकता है ना। बिल्कुल, जो रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कोई बैंकों के संदर्भ में कोई विवाद हो तो आरबीआई के पास अपील होगी, शेयर मार्केट में कोई विवाद हो तो सेबी के पास अपील होगी, अगर आप टेलीकॉम यूज करते हैं तो ट्राई के पास अपील होगी। तो उसी तरीके से मेडिकल के क्षेत्र में अगर कोई भी समस्या आती है, कोई भी विवाद उत्पन्न होता है, तो वहां पर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के पास अपील हो जाएगी।
ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन तो आसानी से सही किया जा सकता है। यह दवाओं की निर्दिष्ट श्रेणियों का लाइसेंस देता है और कह रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य है, सही कोट। भाई रेगुलेटिंग एजेंसी है, कौन सी दवाएं जीवन रक्षक हैं, किन दवाओं का स्टॉक कितना होना चाहिए, कौन सी दवाएं किस कैटेगरी में होंगी, तो ये सारी बातों का रेगुलेशन कौन करेगा? जो हमारी रेगुलेटरी संस्थाएं हैं वही करेंगी। संदर्भ में कौन करेगा? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया करेगा। यही बताएगा ना कि कौन सी दवाइयों के लिए दवाओं को किस श्रेणी में लाइसेंस दिया जाएगा, इसको जेनरिक श्रेणी में दिया जाएगा, इसको डेरिवेटिव श्रेणी में दिया जाएगा। तो ये सब जानकारी हमें कौन देगा? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया देगा। ठीक है, तो यह भी सही है। तो 2 और 3 तो सही है। यह ड्रग एनालिस्ट को प्रशिक्षित करता है। बेसिकली इस स्टेटमेंट के साथ जब हम क्वेश्चन इसको डिजाइन कर रहे थे तो हमारे दिमाग में एक बात बार बार थी आज के पूरे क्वेश्चन डिजाइन करते समय, कि बच्चों को हम ये जरूर बता सके कि मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि इलिमिनेशन इलिमिनेशन इलिमिनेशन, लेकिन इलिमिनेशन एक दूसरा चरण है, पहला चरण है नॉलेज। अगर आपके पास नॉलेज सीमित है तो आप इलिमिनेशन कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए अपने नॉलेज को जरूर इंप्रूव कीजिए। आज के सभी क्वेश्चन बेसिकली नॉलेज से जुड़े हुए थे और जुड़े हुए हैं आने वाले भी। यहां पर एलिमिनेशन का कम रोल है और यूपीएससी ऐसा देता है क्वेश्चन जहां पर कि आपको सीधे सीधे आपके नॉलेज से ही आंसर करने। हर बार एलिमिनेशन काम नहीं करता है, मैक्सिमम केस में बहुत सारे क्वेश्चन में काम करेगा, लेकिन सभी क्वेश्चन में एलिमिनेशन काम नहीं करेगा। तो यहां पर आइए इसको जान लेते हैं कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के ड्रग एनालिस्ट को प्रशिक्षित का मतलब है कि पहला स्टेटमेंट भी सही है। किसी भी विवाद के मामले में अपीलीय प्राधिकारी के रूप में काम करता है, दवाओं के लिए लाइसेंस भी देता है, ठीक है, और बहुत सारे और भी काम करता है। जैसे अभी चर्चा में था कि एक जो स्वदेशी विकसित न्यूमोकोकल पॉलीसेक्राइड कंजुगेट वैक्सीन को इन्होंने मंजूरी दी थी बच्चों के लिए, तो वो चर्चा में आ गए थे, लेकिन कोरोना काल के बाद से ये ऐसे ही चर्चा में। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इनके बारे में इस क्लास के बाद गूगल और किसी भी अन्य स्रोत से जानकारी जरूर लेंगे और इनको अपने नोट्स में शामिल करेंगे, क्योंकि इनके पूछे जाने की संभावना बहुत ही। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले एक और क्वेश्चन, ये देखिए पर्यावरण से जुड़े हुए कुछ एक्ट्स हैं, अधिनियम है, और प्रश्न कह रहा है कि इन अधिनियमों को उनके कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। अगर आप लोग यूपीएससी के क्वेश्चनों को एनालिसिस करते हैं तो 2020 या 21 ऐसे ही यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था और भारत के कुछ बैंकिंग संस्थाओं के नाम दिए, जैसे कि नाबार्ड, एनएचबी, ऐसे ही करके, और उनको सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए दे दिया। नाबार्ड, सिडबी, एनएचबी ऐसे करके 5 संस्थाएं थी, पांचों को सीक्वेंस में अरेंज करने। तो यूपीएससी जब उनको अरेंज करने को दे सकता है तो इन अधिनियमों को भी कालक्रमिक रूप से अरेंज करने को दे सकता है। ठीक है, और चूंकि ये पर्यावरण से जुड़े हुए अधिनियम है, इसका मतलब है कि बहुत अधिक चर्चा में रहने वाले अधिनियम है, तो इनके दिए जाने की संभावना भी अधिक है। अब इसका आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि ये अधिनियम कब कब अधिनियमित किए। जैसे यहां पर है, अगर आप लोग लगातार अपनी जानकारी रखते हैं तो भारतीय वन अधिनियम कब आया था? ये आया था 1927 में। का मतलब है यह ब्रिटिश काल का एक्ट है और अंग्रेज ये अधिनियम लेकर के आए थे ताकि भारतीयों के द्वारा जो जंगल में जो जनजातीय लोग जंगल में लकड़ियां काट रहे हैं उनको लकड़ी काटने से रोकना और उस लकड़ी का अपने लिए उपयोग करना, रेल की पटरियां बना। ठीक है, तो ये एक्ट अभी भी चला आ रहा है और इस एक्ट के माध्यम से ही सरकार जंगलों में जो लकड़ियों की कटाई होती है उसको रोकने का प्रयास। ये 1927 का एक्ट। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये कब आया था? ये 1986। ठीक है,
तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य क्या है? होलिस्टिक रूप से पर्यावरण का, ठीक है। अब यहां पर है वायु प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम। ये कब आया था? ये 1981 में आया। तो ये वायु प्रदूषण से संबंधित जो अधिनियम था वो 1981 में आया था। दूसरा है जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम, ये था 1974। बेसिकली ये जो एक्ट है जल प्रदूषण, अगर आप लोग यूपीएससी का पीवाईक्यू देखते होंगे तो आप ये एक्ट और वायु प्रदूषण और जल दोनों वाला एक्ट शायद 2019 या 2020 में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये पूछे जाने की लगातार संभावना बनी रहती है। अगला है वन संरक्षण अधिनियम। देखिएगा, पहला है भारतीय वन अधिनियम और दूसरा है वन संरक्षण अधिनियम। जो वन संरक्षण अधिनियम है ये 1980 का एक्ट है, ठीक है। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब का है? ये 1972। तो ये सभी के कालक्रम आपको अगर याद हैं तो आप आसानी से इनको अरेंज कर सकते हैं। तो ये उम्मीद करता हूं कि आपको आज के बाद ये सारे कालक्रम आपको याद होंगे, ठीक है। क्योंकि आपको ये संभावित प्रश्न है, पूछा जा सकता है, नहीं भी पूछा जाएगा तो इंडिपेंडेंटली तो ये पूछे ही जाते हैं बार बार। इनमें से कोई ना कोई हर साल किसी के प्रीलिम्स में इनमें से कोई ना कोई एक कही जाता है, तो वहां पर भी इंडिपेंडेंटली रूप से इनका साल देकर के आपको गलत बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इसको आपको जानकारी रखनी है। अब आइए इसको मिला देते हैं, कौन सा सत्य है। सबसे पहले कौन सा होगा? सबसे पहले एक होगा, सारे ऑप्शंस में एक है, ठीक है। इसके बाद 1927 के बाद कौन होगा? 1974। इसका मतलब वन के बाद, नहीं सॉरी 6, वन के बाद 6, उसके बाद 4, 164 नहीं है? हाँ, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया और ये आंसर हो गया 164532। तो ये आप सभी को जानकारी होनी चाहिए। आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हाँ, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है और आप सभी जानते हैं कि मैं एक क्वेश्चन यूपीएससी का भी शामिल करता हूं। मैं का सोचा है कि हम सभी एक क्वेश्चन यूपीएससी का भी शामिल करते हैं ताकि आपको बता सके कि यूपीएससी के क्वेश्चनों को सही करने का तरीका क्या होगा और एलिमिनेशन टेक्निक कितना काम करता है। तो अभी ये 2021 के प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, आइए इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला स्टेटमेंट है कि एड्रीनो वायरस, इसमें एकल तंतु डीएनए जीनोम होते हैं, जबकि रेट्रोवायरसों में द्वितंतु संजीन जीनोम होते हैं। अब यहां देखिए एक निश्चित जानकारी दे दिया। क्या जानकारी दिया? कि जो एडिनो वायरस होते हैं उनमें एकल तंतु जीनोम होता है और जो रेट्रोवायरस होते हैं उनमें द्वितंतु जीनोम होता है। और एक जानकारी है, बेसिकली ये एलिमिनेशन से जुड़ी बढ़िया जानकारी है कि जब भी यूपीएससी एक ही स्टेटमेंट में दो कथनों को मिला देता है और तुलना करा देता है, तो तुलना कराते समय यूपीएससी का लगातार पैटर्न बताता है कि वह इधर का उधर करके उधर का इधर करके तुलना कराता है, तब वो गलत तुलना कराता है। यहां पर जो रेट्रोवायरस है वो एकल तंतु है और जो एडिनो वायरस है वो द्वितंतु है, लेकिन यूपीएससी ने दोनों को इधर उधर कर दिया, ठीक है। तो ये जानकारी आप लोग अपने बाकी टेस्ट में या फिर यूपीएससी का आंसर लगाते समय जरूर उसको ध्यान रखेंगे। तो ये दोनों को इधर उधर कर दिया गया है, ये गलत है और इसको आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता था। एडिनो वायरस में एकल तंतु, क्यों एकल तंतु भाई? द्वितंतु भी हो सकता है, त्रितंतु भी हो सकता है, एकल ही क्यों? अब यहां देखिए, कभी कभी सेकेंड स्टेटमेंट, कभी कभी सामान्य जुकाम एडिनो वायरस के कारण होता है। ये कभी कभी वाला जब भी स्टेटमेंट आएगा ये संभावना वाला है। कभी कभी, कभी कभी कोई बीमार पड़ जाता है, कभी कभी हम भी घूमने गए थे, इन सब स्टेटमेंट में गलत होने की संभावना नहीं ही होती है, क्योंकि ये एक संभावना बताता है। तो कभी कभी जैसे ही आया, सामान्य जुकाम एडिनो वायरस के कारण होता है। बहुत सारे वायरस होते हैं, जैसे कोरोना में जो कोरोना वायरस था, कोविड-19 वायरस था, इससे भी सर्दी जुकाम हो जाता था। ये तो लोगों की मृत्यु का भी कारण बना, लेकिन इससे सर्दी जुकाम भी हो जाता था। तो कह रहा है कि कभी कभी सामान्य जुकाम
एडिनो वायरस के कारण होता है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और जबकि एड्स रेट्रो वायरस के कारण होता है। यहां पर एक निश्चित जानकारी दिया है, एड्स रेट्रो वायरस के कारण। अब एड्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर जानकारी नहीं है कि रेट्रो वायरस के कारण होता है तो आप थोड़ा मिस कर सकते हैं। लेकिन पहला स्टेटमेंट तो निश्चित रूप से गलत है। वो कह रहे हैं कौन सा सही है, कौन सा सही है? पहला गलत है, ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। अब आपके पास बचा केवल दो, और न तो एक न तो दो। और जो सेकंड स्टेटमेंट है उसका पहला पार्ट सही। ठीक है। यूपीएससी बेसिकली अगर आप लोग खुद भी एनालिसिस करते तो जो निगेटिव वाला स्टेटमेंट, दोनों के गलत होने वाला स्टेटमेंट होता है, ये बहुत ही कम आंसरों में देता है। बहुत ही कम ऑप्शंस में दोनों ऑप्शन को गलत होने का यूपीएससी ऑप्शन का मतलब है कि या तो दोनों सही होते हैं या एक सही अधिक केस में होता ही होता है। ठीक है। तो दोनों के गलत होने वाला स्टेटमेंट कम देता है। इसीलिए हमको जब रिस्क लेना होगा, क्योंकि पहला निश्चित रूप से सही है और सेकंड का हाफ पार्ट निश्चित रूप से सही है, सॉरी पहला गलत है और सेकंड का हाफ पार्ट निश्चित रूप। तो ऐसे में हमें जब रिस्क लेना होगा तो हम क्या करेंगे? केवल बी मार करके आगे बढ़ेंगे और ये सही है। ठीक है। तो ये आपके लिए एक विशेष जानकारी थी जो आपको जाननी चाहिए। इसको पहले ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए आपको जानकारी का होना बिल्कुल जरूरी नहीं था। बिना पढ़े लिखे भी आप उसको आसानी से सिर्फ टेक्निक के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए, ये वर्ल्ड मैपिंग का क्वेश्चन है और वर्ल्ड मैपिंग के क्वेश्चन में पहला स्टेटमेंट है कि ड्रेकन्सबर्ग पर्वत, ड्रेकन्सबर्ग माउंटेन अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है। यहां पर कह रहा है कि जो ड्रेकन्सबर्ग पर्वत है वो अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वोत्तर भाग में स्थित। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट, नूबियन मरुस्थल अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित। अब नूबियन डिजर्ट कहां है? सेकंड स्टेटमेंट पूछता है। तीसरा, कलाहारी मरुस्थल या कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया एवं बोत्सवाना में विस्तृत है। और फोर्थ, और इसी में कहा जा रहा है जबकि नामिब मरुस्थल नामीबिया एवं दक्षिण अफ्रीका में, कह रहे कौन सा स्टेटमेंट सही है? मैपिंग वाले क्वेश्चन में आप एलिमिनेशन का दिमाग मत लगाइएगा, अपने ज्ञान के माध्यम से मैपिंग को सही करने का प्रयास करें। ठीक है। आइए देख लेते हैं। यहां देखिए, ये अफ्रीका का फिजिकल मैप है। अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो यहां पे देखिएगा, यहां पर ये जहां पर अफ्रीका का साउथ अफ्रीका है, यहां पर आपको ड्रेकन्सबर्ग माउंटेन, साउथ अफ्रीका में ड्रेकन्सबर्ग माउंटेन यहां पर। तो साउथ अफ्रीका का मतलब अफ्रीका का दक्षिणी भाग, अफ्रीका के दक्षिणी भाग में ड्रेकन्सबर्ग माउंटेन उपस्थित। ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा नूबियन डिजर्ट, दिख रहा है? नूबियन डिजर्ट दिख रहा होगा। तो ये अफ्रीका के किस क्षेत्र में है? कहां पर है? ये अफ्रीका के उत्तर और पूर्वी भाग में है। ठीक है। यहां देखिए एटलस माउंटेन है, आप लोगों को दिख रहा होगा। यहां देख रही है लीबियन डिजर्ट है। ये लीबियन डिजर्ट बेसिकली सहारा डिजर्ट का ही एक सब पार्ट है। नूबियन डिजर्ट भी बेसिकली सहारा डिजर्ट का ही एक सब पार्ट। ठीक है। यहां देखिए अगर और तिबेस्ती, ये दो माउंटेन हैं, दो पर्वत हैं जो सहारा मरुस्थल में अवस्थित है। यहां तक दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है। यहां पर देखिए, ये जो तीर की तरह निकला है वो कहते हैं यूथोपियन हाईलैंड। ये सब चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए। ये कांगो रिवर बेसिन है बीच में, यहां पर दो डेजर्ट है, दो मरुस्थल हैं। देखिएगा यहां पे है कालाहारी डेजर्ट,
कालाहारी मरुस्थल, और यहाँ जो तट से एकदम सटा हुआ है यह है नामीब डिजर्ट। ठीक है, यहां तक दिखा, और आगे यहाँ पर स्पष्ट दिख जाएगा आपको। देखिए कालाहारी डेजर्ट ये बेसिकली कहाँ है, बोत्सवाना में है, उसका अधिकांश भाग बोत्सवाना में है, कुछ हिस्सा नामीबिया में भी है और कुछ साउथ अफ्रीका में भी है। जो कालाहारी डेजर्ट है वो इन 3 देशों में फैला हुआ है। और यहां पर देखिए ये है नामीब डेजर्ट। नामीब डेजर्ट बेसिकली, नामीब डेजर्ट के बनने का महत्वपूर्ण कारण होता है बेंगुएला करंट। बेंगुएला करंट बेसिकली तट से दूर की ओर चलता है, और तट से दूर की ओर चलता है तो होता क्या है कि नीचे से अपवेलिंग होती है, नीचे से समुद्र के पास से नीचे से ठंडी जल बाहर आती है और वो आसपास के एरिया को ठंडा कर देती है। आसपास के एरिया को जब वो ठंडा कर देती है तो यहां पर वाष्पीकरण नहीं हो पाता, और वाष्पीकरण नहीं हो पाता तो फिर बरसात नहीं हो पाती। तो यहां पर जो नामीब डेजर्ट है ये बनने का मुख्य कारण क्या है, बेंगुएला करंट का चलना और यहां से नीचे से ठंडी जलधारा का बाहर आना। तो यहां पर डेजर्ट के, जैसे सहारा डेजर्ट जो बनता है वो गर्म डेजर्ट है, वहां पर बहुत अधिक गर्मी है, जबकि यहां पर आसपास ठंड के कारण यह डेजर्ट बन गया है नामीब। अब नामीब डेजर्ट का अगर विस्तार आप देखें तो यहां पर साउथ अफ्रीका है। ठीक है, साउथ अफ्रीका में भी देखिए नामीब डेजर्ट है। ये यहाँ पर नामीबिया है, इसका अधिकांश भाग यही है। इधर अंगोला है। इसका मतलब है कि तट से सटे हुए जो देश हैं उन तटवर्ती देशों में नामीब डेजर्ट का विस्तार। ठीक है, यहां तक आप लोगों ने देख लिया। ठीक है, आइए क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रैकन्सबर्ग पर्वत अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वोत्तर भाग में, इसी तरह यह गलत हो जाएगा क्योंकि ड्रैकन्सबर्ग पर्वत साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका का मतलब कि अफ्रीका महादेश के दक्षिणी भाग में अवस्थित। पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा, नुबियन मरुस्थल अमेरिका में नहीं बल्कि अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो गया। थर्ड स्टेटमेंट, कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और बोत्सवाना में विस्तृत है, ये सही है। और नामीब मरुस्थल नामीबिया एवं दक्षिण अफ्रीका में विस्तृत है, यह भी सही है। दक्षिण अफ्रीका के साथ साथ वो अंगोला में भी है, तो यह स्टेटमेंट भी सही है। तो कुल मिलाकर के पहला और कह रहा है कौन सा सही है, तो पहला दूसरा गलत हो गया। यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा नहीं दिया गया है, ऑप्शन सही होना चाहिए था ओनली 3। का मतलब है कि सिर्फ 3 सही है, बाकी दोनों ऊपर के दोनों गलत हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग इंडिया वाले मैपिंग पे चलते हैं। यहां देखिए कह रहा है, और कूनो मैपिंग, कूनो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, कूनो नेशनल पार्क के बारे में प्रश्न पूछा गया है। तो कूनो नेशनल पार्क बहुत अधिक चर्चा में है क्योंकि यहीं पर हम सभी जानते हैं कि भारत में चीतों को री इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इसीलिए कूनो नेशनल पार्क को आप लोग सर्च कर लीजिएगा और उसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी जरूर कर लीजिए। ठीक है, कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित है एवं बेतवा नदी के बहाव क्षेत्र में। पहला स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट, इस क्षेत्र में सहरिया, जाटव, गुर्जर, यादव जनजातियों का निवास है। थर्ड है, नामीबिया से लाए गए 12 चीतों को इस उद्यान में छोड़ा गया है। कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है। बेसिकली इसका जो ऑप्शन है ये सही नहीं करना था, यहाँ पे गलत करना था, तो सही को काट देता हूं मैं। कौन सा स्टेटमेंट गलत है, अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि दोनों में से, इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है और सही उत्तर क्या है, यह भी आप लोग कमेंट में एक्सप्लेन जरूर कर दीजिए। ठीक है, बाकी कमेंट में जब आप लोग बताएंगे तो उसमें से जो सही होगा उसको मैं लाइक कर दूंगा, और अगर किसी का आंसर गलत हुआ तो मैं वहां पर उसको सही आंसर बता दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी इस सेशन में जुड़े रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और हम आप लोगों के लिए ऐसे ही क्रूशियल और महत्वपूर्ण प्रोग्राम को लॉन्च करते रहें। तो हमारे इस सेशन में जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।